नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे द हिंदू के। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। दूसरे नंबर पे इंडिया कनाडा रिलेशंस, वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने एक झांकी निकाली जिसको लेकर विवाद पैदा हो गया है। उसके बाद इंडिया नेपाल रिलेशंस, फिर रेलवे सेफ्टी वाले आर्टिकल से पॉइंट्स ड्रा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एथिक्स का देख लेते हैं एक डेफिनेशन। पर्सनल एथिक्स स्पेसिफिक टू पर्सन। देखो, ये वो एथिक्स या फिर मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, बताते हैं कि हमें कैसी लाइफ व्यतीत करनी है, दूसरों को कैसे ट्रीट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास में रिस्पेक्ट, कंपैशन, ये वैल्यूज हैं, ये मोरल प्रिंसिपल्स आपके पास हैं, तो होगा क्या, जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे ना जिसके विचार आपसे नहीं मिलते, फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट करोगे क्योंकि आपके पास रिस्पेक्ट नाम का मोरल प्रिंसिपल है, एथिक्स है। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जो बहुत मजबूरी में है, जिसको थोड़ी मदद चाहिए, तो आप उसको मदद करोगे क्योंकि आपके पास कंपैशन है, दया का भाव है। समझ गए पर्सनल एथिक्स क्या है? ये वो मोरल प्रिंसिपल और एथिक्स हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं आप दूसरों को कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे महात्मा गांधी के पास ये गुण थे, ऑनेस्टी, सेक्रीफाइस, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन। इन सब को महात्मा गांधी ने अपने हाई पर्सनल एथिक्स में शामिल किया। आज की डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, ये है रघुराम राजन जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की सक्सेस पर सवाल उठाए हैं। ये जो पीएलआई स्कीम है ना, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पहले मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए सरकार चाहती है कि कोई चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन। तो सरकार क्या बोलेगी मोबाइल कंपनीज को कि अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे ना चीज़ें, तो हम आपको इसके ऊपर ना इंसेंटिव देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख फ़ोन प्रोड्यूस किए, 1 लाख फ़ोन प्रोड्यूस किए इतनी वैल्यू के, फॉर एग्जाम्पल $100 मिलियन के, तो हम आपको ना 5% इंसेंटिव देंगे। अब वो इंसेंटिव सरकार ना अलग अलग फॉर्म में देती है। कई बार टैक्स में एग्जम्पशन दे देती है कि आपको कम टैक्स देना है, कई बार कैश ग्रांट भी दे देती है, अलग अलग ऑप्शंस में इंसेंटिव देती हैं। और क्यों सरकार इस प्रकार की स्कीम लॉन्च करती है? ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो, इंडिया में ही प्रोडक्शन हो, हमें वो चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। जैसे मोबाइल फ़ोन हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करने पड़े, हमारे देश में ही प्रोड्यूस हों। कई बार सरकार टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी ये स्कीम लॉन्च करती है। जैसे कि देखो, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है, तो चिप वाली कंपनीज को सरकार बोलेगी अगर आप हमारे देश में चिप प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। हमारे देश में चिप प्रोड्यूस होगी तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी। हमारे देश में अगर प्रोडक्शन होंगी तो जॉब्स जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, सरकार को वैसे भी रेवेन्यू मिलेगा। बेशक इंसेंटिव से थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन मिलेगा तो सही ना, हमारे देश में ही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो ये होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। वैसे देखो, कोई भी देश यही चाहता है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। तो ये इंश्योर करने के लिए वो क्या स्ट्रेटजी अपना सकता है? एक तो अभी हमने डिस्कस किया कि आप ऐसी स्कीम चलाओ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब कि इंसेंटिव दो कंपनीज को कि वो हमारे देश में प्रोड्यूस करें। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाओ। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी मतलब डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? बाहर से आने वाले सामान पर आप इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दोगे। फॉर एग्जांपल स्टील कंपनी है, बाहर से कोई स्टील हमारे देश में भेजता है तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा देंगे, तो बाहर की कंपनी का स्टील हमारे देश में महंगा बिकेगा, हमारे देश की लोकल कंपनी का स्टील ज़्यादा बिकेगा, सस्ता बिकेगा। तो ये भी एक तरीका है प्रोटेक्शनिज्म। और दूसरा क्या? पीएलआई जैसी स्कीम्स। अब फायदे तो आपको पता लग गए पीएलआई
स्कीम्स क्यों चलाई जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सरकार को रेवेन्यू मिले, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ में हमारा होल्ड हो, टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए, ये सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में इंटरव्यू है, ये पूरा जो आर्टिकल है इसमें एक जो जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है ना, अरुण कुमार, वो ये कहते हैं पीएलआई स्कीम ना इसकी सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि ना पहली तो बात इसमें ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे एप्पल को इंसेंटिव दिया जा रहा है, जबकि ना फोकस होना चाहिए माइक्रो इंडस्ट्रीज़ पे, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे। फॉर एग्जांपल कोई हैंडीक्राफ्ट है या फिर रेस्टोरेंट है लोकल, आप इन पे फोकस करो ना। इंसेंटिव देना है तो आप इनको इंसेंटिव दो, क्योंकि देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो यही माइक्रो इंडस्ट्रीज जनरेट करती हैं ना। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो थोड़ी ना ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है जिसको आप इंसेंटिव दे रहे हो। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आप बड़ी कंपनीज को इंसेंटिव दे रहे हो। अब मोबाइल कंपनी को आपने इंसेंटिव दे दिया तो हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन हमारे देश में महंगा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा बिकेगा। लेकिन देखो, ज़्यादा तो तभी बिकेगा ना जब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा तो मोबाइल फ़ोन तभी बिकेगा ना तब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में होगा। और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब आप माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव दोगे, छोटी छोटी कंपनीज़ को, छोटी छोटी फर्म्स को, छोटी छोटी एंटरप्राइजेज़ को, उनको आप इंसेंटिव दोगे, तब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उसको फुलफिल करने के लिए कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, देश की जीडीपी ग्रो होगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन देखो, इसी के जवाब में ना फिर एक दूसरे पर्सन है इसी इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि भैया डिमांड तो है ही ना, आप कह रहे हो कि पहले डिमांड जनरेट करो मोबाइल फ़ोन की, जबकि मोबाइल फ़ोन की तो डिमांड है ही, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बात सिर्फ इतना है। ज़बरदस्त कंसेप्ट इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है। पहले वाले पर्सन क्या कह रहे थे कि आप छोटी कंपनीज को इंसेंटिव दो, उससे रोजगार मिलेगा लोगों को और डिमांड जनरेट होगी। तो राइटर कहते हैं डिमांड तो मोबाइल फोन्स की ऑलरेडी है, बस अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और पीएलआई जो स्कीम है वो ये इंश्योर कर रही है हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, देश में ही मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो। अब एक पॉइंट ये आता है, अरुण कुमार बोलते हैं कि देखो ये पीएलआई स्कीम ना एक प्रकार से सब्सिडी है। पॉइंट्स की चिंता मत कीजिए, पॉइंट्स मैं आपको अलग से ये सारे निकाल के दूंगा समरी की फॉर्म में, प्रो में क्या है, कॉन्स में क्या है। पहले कंसेप्ट पे फोकस कर लेते हैं। पॉइंट्स की चिंता अब आप मत कीजिए कि रे आजकल, क्योंकि समरी में आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से मिल जाते हैं। कंसेप्ट्स पे आप फोकस करें, इसलिए मैं जानबूझ के आपके थॉट्स को प्रोवोक करने की कोशिश करता हूं कि आप ये कंसेप्ट बने, थॉट्स आपके क्रिस्टल लाइक क्लियर हों, ठीक है। हाँ, तो एक पर्सन इस पूरे इंटरव्यू में ये बोलते हैं, अरुण कुमार, कि ना ये पीएलआई स्कीम एक प्रकार से ना सब्सिडी है। बड़ी कंपनीज को सरकार सब्सिडी दे रही है, फ्रीबीज दे रही है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार फ्री भी दे रही है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार को काम करना चाहिए। दूसरे पर्सन ये बोलते हैं, पहली तो बात ये सब्सिडी नहीं है। जब से लिबरलाइजेशन आया है ना, हमारे देश में भी एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, तब से विभिन्न देशों के बीच में ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का। तो वो उस देश में इन्वेस्टमेंट आती है जहां पे कम टैक्स होता है, जिस देश की सरकार इंसेंटिव देती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया इंसेंटिव दे रहा है इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, विभिन्न देश भी इंसेंटिव देते हैं, टैक्स में रिबेट करते हैं, ताकि कंपनीज को इनवाइट किया जा सके हमारे देश में प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्री में उनको पैसा बांट रहे हैं, हम उनको यहां पे बुलाने के लिए कि वो यहां पे आके प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें, इसलिए हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। आपको कुछ तो उन्हें इंसेंटिव देना पड़ेगा ना, आप इसे फ्री भी नहीं कह सकते, आप इसे बिजनेस का सौदा कह सकते हो। अब बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर दोनों की सहमति बनती है। पॉइंट यह है कि ग्रोथ हमारे देश में कम हो रही है, तो इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे इनकम में इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, मास कंजम्पशन के लिए डिमांड आनी चाहिए। डिमांड कब आएगी, जब
बेटर एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ होगी, R&D में इम्प्रूवमेंट होगा। हमारे देश में क्या है, कंपनीज ना R&D में इम्प्रूवमेंट करने से डरती हैं। क्यों? रिस्की है ना। आप रिसर्च में पैसा लगा दो 100 करोड़, कुछ भी सामने नहीं आया रिसर्च में, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमारे देश में R&D में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि रिस्क एपिटाइट कम है कंपनीज का, जबकि फॉरेन में ना रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये चैट बोट आया जो चैट GPT है, अब ऐसे ऐसे न जाने कितने इनिशिएटिव्स पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो सफल हो जाता है, जैसे चैट GPT हुआ, फिर वो देखो ना कितना पैसा कमाता है। एक और पॉइंट यहां पे मैं रेज करना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अरुण कुमार ये बोलते हैं, देखो ये PLI स्कीम्स आती है ना, कई बार ना ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल होता है। सरकार अपनी मर्जी से किसी इंडस्ट्री की कंपनी को सब्सिडी दे देती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती प्रॉपर, मतलब अलायंस देखने को मिलता है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट क्लास के लोग यानी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के लोग। तो आखिरकार देखो पैसा किसका यूज होता है, सरकार के पास पैसा तो टैक्स पेयर्स का है ना, तो टैक्स पेयर्स का पैसा चला जाता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स की जेब में। तो ये भी एक पॉइंट है। लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप डायस्पोरा जो टॉपिक है ना GS पेपर 2 में, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में ना एक इस प्रकार से झांकी निकाली गई, जैसे रिपब्लिक डे के मौके पे इस प्रकार की झांकियां नहीं निकलती, उसी प्रकार से ये झांकी निकाली गई। झांकी में क्या दिखाया हुआ था, आप ये तस्वीर देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन दिखाया गया है। सोच के देखिए, किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के असैसिनेशन को इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। खालिस्तान के जो ग्रुप्स हैं ना, वो क्या कर रहे थे, एक एनुअल परेड निकाल रहे थे कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में। 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसे दिखाया गया इस झांकी में खालिस्तानी ग्रुप्स के द्वारा, और बताया गया किस प्रकार से हमने बदला लिया। हमारे देश में सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने मांग की है कि कनाडा इस इशू पर माफी मांगे और एक्नॉलेज करें कि ये जो एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट आपकी धरती पर पल रहे हैं ना, इनसे सिर्फ देखो इंडिया को खतरा नहीं है, कल को ये आपके लिए भी खतरा पैदा होंगे। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने तो साफ बोल दिया, ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े पैटर्न का पार्ट है जो ये इंडिकेट करता है कि कनाडा की जो सरकार है इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पर आंख मूंद के बैठी है और इनसे खतरा है ना सिर्फ इंडिया को बल्कि फ्यूचर में आपको भी। क्यों एक्शन नहीं लेती कनाडा की सरकार इन खालिस्तानी ग्रुप्स और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कनाडा की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें लगता है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो 8 लाख जो सिख रहते हैं कनाडा में, उनमें से कुछ जो वोट हैं हमें नहीं मिलेंगे। बट देखो कनाडा की सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इससे तो वायलेंस का जो कल्चर है वो लेजिटिमेट हो रहा है कनाडा में। वायलेंस को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है और कनाडा की सरकार ने इस पे एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वायलेंस वैलिडेट हो गया, वायलेंस लेजिटिमेट हो गया। ये चीज़ तो देखो कनाडा की लीडरशिप के लिए भी कंसर्निंग होनी चाहिए। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो उतार चढ़ाव से देखो भरे हुए हैं। पहले भी इस प्रकार के इंसिडेंट्स इंडिया ने कनाडा की सरकार के सामने रखे हैं। जैसे देखो कनाडा में जो वहाँ पे मंदिर हैं, मंदिरों के बाहर, दीवारों के बाहर एंटी मोदी या फिर एंटी इंडिया पेंटिंग बना दी जाती है। जो वहाँ पे इंडियन काउंसलर ऑफिसेज हैं उनमें तोड़फोड़ की जाती है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है। और इससे पहले जब कृषि कानून आए थे, कृषि कानूनों को लेके हमारे देश में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि सरकार जो फार्मर्स को ट्रीटमेंट दे रही है वो सही नहीं है। तो इंडिया की सरकार ने बोला था उस समय कि आप अपने मामलों पर इंटरफेयर कीजिए, इंडिया के इंटरनल मामलों पर इंटरफेयर मत कीजिए।
उसके बाद हाई लेवल पे जो एंगेजमेंट होनी थी, जैसे दोनों देशों के लीडर्स को आपस में मुलाकात करनी थी या फिर ब्यूरोक्रेट्स को आपस में मुलाकात करनी थी, वो सारी एंगेजमेंट सरकार ने ठप कर दी। लेकिन कुछ समय बाद कम्युनिकेशन को फिर से रिस्टोर किया गया, कई महीनों के बाद में। और अभी जो ये प्रोवोकेशन हुआ है, ये तो देखो एक और ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया कनाडा रिलेशंस जो हैं वो ख़राब होंगे। इन इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी डिप्लोमेटिक लेवल पे रिजोल्व करना ज़रूरी है। देखो कनाडा की जो सरकार है ना, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये चीज़ें ना एक लेवल के बाद फ्री स्पीच में नहीं आती है कि आप वायलेंस को जस्टिफाई करोगे। ये फ्री स्पीच नहीं है, ये वायलेंस को प्रमोट करने वाली स्पीच है, ये रेडिकलिज्म को प्रमोट करने वाली स्पीच है। ये बात कनाडा की सरकार को समझनी चाहिए। दूसरा, इंडिया की सरकार को एक बात ये समझनी चाहिए कि देखो इस प्रकार की चीज़ें टॉलरेट नहीं की जा सकती, लेकिन अगर कुछ ऐसे शांति प्रिय प्रोटेस्ट होते हैं जो लीगल हैं, उनको लेके इंडिया बार बार विरोध ना जताए। और इंडिया को एक चीज़ ये चाहिए कि आजकल ना जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो अलग अलग देशों में इसी प्रकार की चीज़ें करने लगे हैं। यूके में, यूएस में, यूरोप के कुछ पार्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब देशों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। जैसे एंटी इंडिया या फिर एंटी मोदी पेंटिंग्स बनाना दीवारों पर, खास करके मंदिरों की दीवारों पर, या फिर काउंसलर ऑफिसेज की दीवारों पर तोड़फोड़ करना। तो ना भारत को इन देशों के लीडर्स के साथ कंटिन्यूसली एंगेज करना चाहिए। सेपरेटिस्ट कंसर्न्स जो हैं वो समय समय पे जाहिर करने चाहिए। जैसे G20 का समिट इस बार इंडिया में हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी इन इश्यूज़ को रेज करें जहाँ पे आवश्यकता है अलग अलग देशों के लीडर्स के सामने। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा पर आए। 4 दिनों की उनकी यात्रा थी। देखो बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया के इतने ज़्यादा इंटीमेट रिलेशंस हैं, क्लोज रिलेशंस हैं, जितना कि नेपाल के साथ में है। नेपाल के साथ इंडिया ओपन बॉर्डर शेयर करता है। रोटी और बेटी का साथ है नेपाल के साथ में। रिश्ते होते हैं बॉर्डर के इस पार उस पार। बॉर्डर ओपन है चूंकि, तो वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। कल्चरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। नेपाल में मेजॉरिटी हिंदुओं की हैं, तो इंडिया से नेपाल में लोग जाते हैं मंदिरों में, जैसे पशुपतिनाथ का टेम्पल है नेपाल में। नेपाल से लोग इंडिया में आते हैं अलग अलग मंदिरों में विजिट करने के लिए, धार्मिक स्थलों पे विजिट करने के लिए, कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बात यह है, पॉइंट ये है इंट्रोडक्शन में कि इंडिया के रिलेशनशिप नेपाल के साथ में बहुत ज़बरदस्त हैं। इकोनॉमिक टाइज हैं, सिक्योरिटी टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं, नेपाल को लगता है कि इंडिया बड़े भाई का रवैया अपनाता है। नेपाल इनसिक्योर फील करता है इंडिया से। नेपाल आरोप लगाता है कि इंडिया हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करता है। तो नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज एंटी इंडिया पॉलिटिक्स खेलती हैं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा देगी, फॉर एग्जांपल सीपीआई, कि आप इंडिया की गोद में खेल रहे हो, आप इंडिया का साथ दे रहे हो, आप सारी चीज़ों को इंडिया को बेच रहे हो। इस प्रकार की पॉलिटिक्स नेपाल के अंदर चलती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो जब सत्ता में आती हैं तो रिलेशन ठीक रहते हैं, जैसे कि नेपाली कांग्रेस। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पर्सन्स ऐसे हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वो प्रो चाइना हैं। फॉर एग्जांपल केपीएस ओली जो सीपीआई पार्टी से हैं। देखो बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में उनका एम्प्लॉयमेंट है। नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। नेपाल के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए नेपाल इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाल इंडिया के साथ रहता है तो फिर इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं रहते। अगर इंडिया नेपाल के रिलेशंस ख़राब होते हैं ना, नेपाल चाइना की तरफ जाता है, तो फिर देखो हमारा पड़ोसी देश जो दुश्मन देश के साथ रिश्ते रखे हुए है, तो जाहिर तौर पे इंडिया इनसिक्योर महसूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉर्डर विवाद इंडिया और नेपाल के बीच। फॉर एग्जांपल काला पानी को लेके 2019 में ये काला पानी इंडिया के मैप में दिखाया गया था भारत की सरकार के द्वारा, तो नेपाल की सरकार इससे नाराज़ हो गई थी। उस समय भी रिलेशंस में एक लो आ गया था। अब बात करें नेपाल के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आए हैं।
देखो पुराने जो इरिटेंट्स हैं ना, मतलब जिनकी वजह से रिश्तों में लो आता है, उनको साइड में रख के ये जो विजिट थी एक अच्छी विजिट साबित हुई। काफ़ी सारी चीज़ों पर सहमति बनी इस विजिट के दौरान। ज़्यादा फोकस किया गया इकोनॉमिक टाइज पर, ज़्यादा फोकस किया गया कि पावर सेक्टर में अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, दोनों देशों में फ़ायदा होगा, ट्रेड इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट आएगा। तो ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। नेपाल इंडिया को 10 सालों में 10,000 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट करेगा, नई ट्रांसमिशन लाइन्स डेवलप की जाएंगी। एमओयू साइन हुआ, एक पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी सिलीगुड़ी और झापा के बीच में। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं उनको एक्सटेंड किया जाएगा और नए टर्मिनल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सहमति बनी है इंडिया और नेपाल के बीच कि नेपाल हाइड्रो पावर बेच सकेगा बांग्लादेश को इंडिया के थ्रू, मतलब इंडिया ट्रांजिट प्रोवाइड करेगा और नेपाल बांग्लादेश को हाइड्रो पावर बेचेगा इंडिया से होते हुए। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन राइटर एक बात पर ध्यान दिलाते हैं कि पास्ट में कई बार ना अच्छे अच्छे एग्रीमेंट्स इंडिया नेपाल के बीच साइन हुए हैं, लेकिन उन पे काम काफ़ी देरी से स्टार्ट होता है, स्लो चलता है। जबकि चाइना बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करता है नेपाल में। तो इंडिया अगर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहती है ना, तो फिर जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सहमति बनी है उन्हें अच्छे से जल्दी से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अब इंडिया की अप्रोच में ना ये भी डिफरेंस आया है नेपाल के संदर्भ में। अब इंडिया ज़्यादा ना इंटरनल इंटरफेयर नहीं करता नेपाल के मामलों में। पहले जैसे 2015 में मधेसी आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे संविधान को लेके मधेसियों ने प्लेन एरियाज़ में आंदोलन किया था ना, उस समय इंडिया ने मधेसियों का साथ दिया था और नेपाल की सरकार को बोला था कि आप मधेसीज़ के जो कंसर्न्स हैं संविधान को लेके उसे एड्रेस कीजिए। तो नेपाल ने बोला था कि आप इंटरनल मामलों में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो एंटी इंडिया काफ़ी बातें उस समय देखने को मिली थी नेपाल की पॉलिटिक्स में, बट अब इंडिया ज़्यादा नेपाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करता। लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो इंडिया इकोनॉमिक टाइज पे फोकस कर रहा है नेपाल के साथ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जो है अभी छोटा सा, उसको भी अगर इंडिया सोल्व कर ले पीस टाइम में तो ज़्यादा सही है। अदरवाइज उसकी वजह से बाद में फिर से कोई रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो बॉर्डर पे जैसे काला पानी को लेके जो विवाद है ना, छोटा सा एरिया है, उसको लेके अपना विवाद नेपाल के साथ इंडिया सुलझा ले। कोई वैसी प्रॉब्लम तो है नहीं जैसा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। बिल्कुल छोटे सा पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट है, वो इंडिया सुलझा ले तो ज़्यादा सही है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेन एक्सीडेंट से संबंधित है। उड़ीसा में जो दुखद हादसा हुआ ना, उसके बाद सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए, आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक्सीडेंट के कॉजेज की बात तो हर कोई कर रहा है। रेलवे ने तो ये तक कह दिया कि ये क्रिमिनल सैबोटाज है, मतलब किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट किया है। सीबीआई को इसकी जांच भी दी गई है। हालांकि देखो ये अनलाइकली सिनेरियो है। एक जो सिनेरियो बताया जा रहा है वो है ओवरराइड ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम। जैसे देखो आपने ना इस प्रकार का ट्रैक देखा होगा, जैसे रेलवे लाइन ऐसे बनी होती है। मान लो ट्रेन जा रही है, अगर हम चाहते हैं कि ट्रेन को यहाँ पे पार्क करना है तो यहाँ से ट्रैक चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ट्रेन सीधा जाने के बजाय यहाँ पे चली जाएगी। तो इसके लिए होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब जो सरकार कहती है जो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना, ये फेल सेफ है। फेल सेफ का मतलब ये फेल नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा रेयर संभावना है इसके फेल होने की। इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे तो आगे इस पोर्शन पे ट्रेन है ना, और इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पे है, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इस ट्रेन को आगे भेजेगा ही नहीं, क्योंकि आगे ना सेंसर लगे हुए होते हैं। सेंसर इस इंटरलॉकिंग सिस्टम को बता देंगे कि आगे ट्रेन खड़ी है, तो वो इंटरलॉकिंग सिस्टम किसी भी सूरत में पीछे खड़ी ट्रेन को आगे नहीं भेजेगा, वो साइड में भेज सकता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, उड़ीसा वाली घटना में, यहाँ पे ना लूप लाइन में यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी और सीधा बल्कि ट्रैक खाली था। तो क्वेश्चन यही उठता है कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्या ये इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो गया या फिर और कोई कारण था। अगर सरकार कहती है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल नहीं हो सकता, तो फिर ये पीछे वाली ट्रेन लूप लाइन में क्यों चली गई, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन थी क्यों टकरा गई, जबकि सीधा ट्रैक खाली था।
इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे सैबोटाज हुआ है। लेकिन राइटर कहते हैं सैबोटाज नहीं हुआ है, गलती हुई है किससे, जो ये सारा रिले सिस्टम को मेंटेन करता है उससे गलती हुई है। उसने जल्दी काम करने के चक्कर में, मतलब ट्रेन लेट ना हो, जल्दी से काम हो जाए, उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होता है उसे फॉलो नहीं किया। अब राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो वैसे जो मेन रिले सिस्टम होता है ना, वो कैसे चेंज किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन का जो मेन कक्ष होता है ना, वहाँ पे 2 चाबी से, एक स्टेशन मास्टर के पास चाबी होती है, एक जो पर्सन मेंटेन करता है उसके पास चाबी होती है। दोनों चाबी अपना यूज़ करते हैं, तब जाके इस मेन रिले कंट्रोल सिस्टम को चेंज किया जाता है। मतलब जो भी लाइन चेंज करनी है उसको चेंज किया जाता है। तो इसको तिजोरी की तरह संभाल के रखा जाता है। ऐसा तो बिल्कुल ओपनली किसी एक बंदे के भरोसे छोड़ दें तो फिर एक्सीडेंट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसमें कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आपने देखा होगा, रेल लाइन के नज़दीक ना बहुत सारी एक एक कमरे बने होते हैं जिसमें कई बार एक गार्ड बैठा होता है। तो वो एक एक कमरे जो बने होते हैं ना, वो रेलवे के अलग अलग रेलवे लाइन से संबंधित इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ वो बंदा जो मेंटेन करता है उसी के पास सारा कंट्रोल होता है। वहाँ पे स्टेशन मास्टर का कंट्रोल नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे तो हर बार स्टेशन मास्टर वहाँ पे आएगा, फिर तो ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे। तो राइटर कहते हैं कि इन छोटे छोटे एक कमरों में भी जो रेलवे लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन छोटे छोटे कमरों में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ना डिजिटल ऑथराइजेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, आज के समय में तो देखो डिजिटल ऑथराइजेशन मतलब दोनों अपना अपना पासवर्ड दें, फिर चेंज हो जाए जो भी चेंज करना है, तो ये संभावना तराशी जा सकती है। और एक चीज़ ये भी देखी जाए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो मेंटेनेंस करने वाले हैं, क्या उन्होंने इसी बार गलती की या फिर ये पूरा कॉमन फिनोमेनन है उस रूट पर या फिर उस जोन में, इस बात की भी जांच की जाए। बाद में कहा जाता है कि देखो एक्सीडेंट्स तो रिड्यूस हुए हैं, वो इसलिए रिड्यूस हुए हैं, पहले फाटक वगैरह नहीं होते थे, अब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बहुत कम हो गई है, ट्रैक मेंटेनेंस पहले से अच्छा हुआ है। इसके बाद में ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम भी अपग्रेड हुआ है पहले से, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स भी अवेलेबल करवाए हैं। लेकिन देखो रेलवेज में ना कोई भी गुंजाइश नहीं है सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की। तो सरकार को रिएक्टिव ना होकर प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। ये एक्सीडेंट हुआ सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे भारत में सरकार ध्यान दे, रेलवेज ध्यान दे, जहां पे भी सेफ्टी को लेके थोड़ा भी लूप होल है ना उसे फिल किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब थोड़ा न्यूज़पेपर को एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम्पल्स डेटा के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मणिपुर में ना 2 कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस हो गया। अब आप मान लीजिए डीएम है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर वायलेंस हुआ है, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं आपके ज़िले में, लेकिन वायलेंस के बाद नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट में वायलेंस हुआ है। क्या करोगे आप एज ए डीएम? एज ए डीएम देखो आप बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आप लैंड ऑर्डर कंट्रोल करोगे ताकि कोई भी अपने हाथों में हथियार ना ले, किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। लैंड ऑर्डर कंट्रोल होगा तभी आप फर्दर स्टेप्स ले सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर कोई जानबूझ के अफवाह फैला रहा है मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से, आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे ताकि एक दूसरी कम्युनिटी के बारे में गलत खबरें ना फैले कि इसने हमारी कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। फिर उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे, जैसे कॉमन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाना जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग आएँ, अपने अपने कंसर्न्स रेज करें। इसके साथ साथ आप एजुकेशन स्प्रेड करोगे, अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, लोकल एनजीओ या फिर सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से मीडिएशन करवाओगे। कुछ कॉमन फेस्टिवल्स हैं या फिर कॉमन ऐसे इवेंट्स हैं जैसे मणिपुर डे है या फिर कुछ इंडिया से रिलेटेड डे है, वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में इनवाइट करोगे ताकि वो एक दूसरे के बारे में जाने समझें कि हमारे जैसे ही लोग हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप करोगे ताकि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा किया जा सके, ट्रस्ट पैदा किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ग्रेवेंस वाला, ये पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं आवाज़ ही नहीं आई, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ग्रेवेंस रेडरेसल सेल इस्टेब्लिश हुआ है केरला यूनिवर्सिटीज़ में। देखो ये नई कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस का बेसिक पॉइंट है कि ग्रीवेंस सेल का होना, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस सेल का होना बहुत ज़रूरी है, जहां पे आप शिकायत कर सको अगर आपका काम नहीं होता है तो। लेकिन दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या तो ये सेल होते नहीं है, होते हैं तो बिल्कुल ठंडे पड़े होते हैं, कोई शिकायत देखता ही नहीं है। आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप शिकायत कर सकते हो, लेकिन एक लेवल के बाद ना उन शिकायतों को सीरियस नहीं लिया जाता है। सीरियस नहीं लिया जाता है तो वहाँ पे सरकार फीडबैक लेना बंद कर देती है, वहाँ पे सरकार एक्शन लेना बंद कर देती है और गवर्नेंस खराब हो जाती है। अब आप समरी देख लीजिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कंटेक्स्ट क्या है? सरकार ने स्कीम लॉन्च की 2020 में ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों को बूस्ट किया जा सके। पॉइंट्स फेवर में क्या है PLI स्कीम्स के? इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, कॉम्पिटिटिवनेस आती है ग्लोबल मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है। अगेंस्ट क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिल सकता है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स और सरकार के बीच में अलायंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ फैसले और डिसीजन मेकिंग नहीं ली जाती। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं बियॉन्ड सब्सिडी, जैसे डिमांड की कमी है, डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगी कैसे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। PLI स्कीम सब्सिडी है या नहीं है? एक तरफ का आर्ग्यूमेंट है कि हाँ सब्सिडी है, फ्री भी है कॉर्पोरेट ग्रुप्स को, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है सब्सिडी नहीं है, मजबूरी है, नहीं दोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है? डिमांड साइड इश्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आए, इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D पे फोकस करना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी से फैसले लिए जाएं, रेड टेपिज्म यानी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में कोई दिक्कत है तो उसे एड्रेस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वे फॉरवर्ड में। अब क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। इन स्कीम्स को आपको एनालाइज करना है, कुछ मेजर्स भी बताने हैं ताकि इन स्कीम्स की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन है प्री का, वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या आंसर हो सकता है। पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है। मकसद PLI स्कीम का ये है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट करना बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू एलिजिबल कंपनीज। सब्सिडी वर्ड को यहां पे ज़्यादा डीप में मत सोचिएगा, यहां पे इंसेंटिव लिख दीजिए। इंसेंटिव देकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, तो सही है ना स्टेटमेंट? ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट देखिए, PLI स्कीम प्रोटेक्ट डोमेस्टिक कंपनीज बाय इंपोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट। क्या ये करती है PLI स्कीम? नहीं करती है। समझ गए? तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।